हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हम लोग पढ़ रहे थे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में, यानी कि अनसैचुरेशन के बारे में। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उस पर हमने कुछ क्वेश्चन कराया था। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स का इंपॉर्टेंस ये है कि वो क्या बताता है कि कितने आइसोमर हमारे बनेंगे। ठीक है, किस तरह के आइसोमर बनेंगे, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। फिर उसी में एक दो क्वेश्चन और है जिसको हम फिर से आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे इस कंपाउंड का, अगर दिया है तो। सपोज करो CH4 CH4OS CH4O3S, ये है मेरे पास कंपाउंड। CH4O3S का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना। ठीक है, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब देखो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला की अगर बात करो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE या DU जो भी तुम लिखते हो, क्या यूज करते हो, C+1 यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस क्या H+X-N अपॉन 2, यही यूज करते हैं। X क्या है, हैलोजन एटम, N क्या है, नाइट्रोजन एटम, H क्या है, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर हम बात करें C क्या है, कार्बन एटम, तो इसमें इस कंपाउंड में देखोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर है। तो मैं बताया था कि ऑक्सीजन को हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑक्सीजन की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 यूज करेंगे, यानी नहीं लिखेंगे। बात करते हैं सल्फर की। ठीक है, तो अगर सल्फर दिया है, ठीक, तो सल्फर दिया है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक सल्फर के लिए 4 हाइड्रोजन रिड्यूस करते हैं। कैसे इसका हम निकालेंगे, तो अगर हम बात करें, तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो, अगर इससे हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, C1 है 1 ये। फिर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, तो 4/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, 0 होना चाहिए। ठीक, बट यहां पे 0 नहीं होता है, इसके मतलब कि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, ये गलत है। तो अगर सल्फर दिया है तो सल्फर कंपाउंड में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 रिड्यूस करते हैं। जैसे कैसे 4 रिड्यूस का मतलब, जैसे मान लो हमारे पास CH4, एक सल्फर दिया है, तो 4 हटाएंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, यानी क्या हो जाएगा, C बच गया, 4 हाइड्रोजन रिलीज हो गया, बाहर निकल गया, यानी कि C बच गया। तो C बच गया, तो अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 1 + 1 यानी कि 2। यानी कि अगर हमारे पास सल्फर एटम दिया है कंपाउंड में, अगर सल्फर एटम दिया है तो हम 4 रिड्यूस करेंगे हाइड्रोजन से, यानी CH4 है तो 4 रिड्यूस करेंगे, तो चारों हाइड्रोजन रिमूव करो तो केवल कार्बन बचा। अब कार्बन बचा तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ये निकाल लोगे, यानी 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि हम कंपाउंड ऐसा बनाएंगे जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, या एक डबल बॉन्ड हो और एक रिंग हो। ठीक, तो रिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन क्या है, एक ही है, और कार्बन एक है तो रिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। डबल बॉन्ड भी नहीं हो सकता कार्बन कार्बन का, क्योंकि कार्बन क्या है, एक ही है। यानी हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है। तो हम स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इसको देखो, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 2, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, या 2 एटम के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है, या रिंग हो सकता है। तो कार्बन एक ही है, डबल बॉन्ड तो होगा नहीं। कार्बन एक ही है तो रिंग तो होगा नहीं, मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए रिंग के लिए। यानी ऑक्सीजन और सल्फर के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच 2 डबल बॉन्ड हो सकता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो ये हम लिख सकते हैं C, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन, इनके बीच ये वाला ग्रुप हो सकता है। ठीक,
ये वाला ग्रुप हो सकता है और एक ग्रुप हमारा OH हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया। देखो ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड हो रहा है, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन, यानी CH3SO3H, मिथाइल सल्फोनिक एसिड। तो ये हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है उस केस में हम ऐसे निकालते हैं। 4 हमको रिड्यूस करना होगा और 4 रिड्यूस करके हम निकालते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपाउंड, C2H6O3, एक मिनट, C2 C2H6O3S, ये ठीक है। C2H6O3S ये है, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है तो सल्फर एक एटम है, ऑक्सीजन को तो इंक्लूड करते नहीं है, तो सल्फर एक एटम है तो सल्फर के लिए 4 रिड्यूस करेंगे, यानी हम यहां पे ऐसे देख लो C2H6, एक सल्फर है तो 4 हटाना है, यानी कि C2H2 हो जाएगा ये, और ये ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है, एक सल्फर है तो हमने 4 रिड्यूस कर दिया। अब इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो, अब इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो C+1 माइनस ब्रैकेट में H+X-N/2 ये फॉर्मूला होता है। अब C कितना है, 2 है तो 2+1 3 हो गया, माइनस H कितना है 2/2 यानी 3 - 1 यानी कि 2, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आया। तो इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आया तो इसके थ्रू हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। O3S है यानी सेम वही होगा तुम्हारा, 2 तो CH2 CH3 क्या हो जाएगा SO3H। तो इस तरह से हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो ये हुआ हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कंसेप्ट। अगर हमारे पास मान लो दूसरा कंपाउंड है, क्या है C3H2ONCl, ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, ठीक, ये है हमारे पास। अब हम अगर बात करें इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो, तो इसका डबल बॉन्ड इक्यू निकालोगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या DU जो भी तुम लो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी C3 यानी 3+1 3 का कार्बन है, माइनस H क्या है 2 X क्या है 1, N क्या है 1/2, ऑक्सीजन का 0 होता है तो 3 और 1 4 हो गया, माइनस ये कट गया यानी कि 2/2 यानी क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 आ गया। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 आया तो क्या हो सकता है स्ट्रक्चर, C3H2ONCl, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 का मतलब कि 2 सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, यानी 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, 3 पाई बॉन्ड हो सकता है, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एक पाई बॉन्ड हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, ठीक। यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 का मतलब आपको क्या 3 पाई बॉन्ड हो, या एक पाई बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जिसमें 2 पाई बॉन्ड होता है। अगर हम उस तरह से सोचें तो हमारे पास क्या है, कार्बन है 1 2 3 कार्बन है, ठीक, 3 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन, 1 क्लोरीन। तो यदि कार्बन और इनके बीच हम क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड बना दे, तो एक कार्बन यानी कि 2 ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 2
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 यूज हो गया, 2 हुआ यहाँ पे। एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बचा है, यदि हम इसके साथ ऑक्सीजन को लगा दें तो हो गया, और बच गया हाइड्रोजन। तो देखो कार्बन यहाँ 4 वैलेंसी, कार्बन यहाँ 4 वैलेंसी, और यहाँ पे एक H2 और एक क्लोरीन लगा दो, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। यानी कि हम कैसे इसको पता किए, कैसे हम डायरेक्ट ड्रॉ किए, तो कैसे डायरेक्ट ड्रॉ करोगे, यानी मान लो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर तुम ट्रिपल बॉन्ड लिख दिए तो ये हो गया। फिर नाइट्रोजन को कैसे लिखोगे, नाइट्रोजन के लिए मिनिमम हमको NH2 चाहिए, ये हुआ, ठीक, ये हो गया। फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा हमेशा कार्बन से, तो अगर यहां पे तुम डबल बॉन्ड बनाते हो वो, ठीक, ये 3 और एक 4 हाइड्रोजन चाहिए इसके लिए, और हाइड्रोजन क्या है 2, यानी कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्लोरीन भी तो है, तो क्लोरीन है तो क्लोरीन लगा सकते हो, यानी कि हमारा ओवरऑल ये स्ट्रक्चर होगा, सही होगा, बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक। तो इस तरह से हम बना सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के थ्रू क्या, स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब हम देखेंगे कंपाउंड फॉर्मूला और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो यहां पे हो जाएगा कंपाउंड फॉर्मूला एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यदि हम बात करें एल्केन का, एल्केन की बात करो तो ये RH होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0। अगर हम बात करें एल्कीन का तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, ये होता है एल्कीन, ठीक, ये एल्कीन होता है। तो डबल बॉन्ड अगर एक डबल बॉन्ड है तो 1 हो जाएगा। अगर हम बात करें एल्काइन का, एल्काइन का यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि डबल इक्विवेलेंट 2, 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 हो गया। अगर हम बात करें एल्कोहल की, एल्कोहल की बात करें यानी ROH होता है, डबल इक्विवेलेंट 0। अगर हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोएल्केन की, साइक्लोएल्केन यानी ये, ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1, एक साइकिल का मतलब 1। उसी तरह अगर हम बात करें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की यानी RCOH, एक पाई बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1। उसी तरह हम बात करें कीटोन, कीटोन की RCOR यानी 1 हो जाएगा, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। ईस्टर की बात करो तो RCOOR, एक पाई बॉन्ड है तो 1 हो गया। ईस्टर के बाद अमाइड की बात करो, RCONH2, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1। अब R वैली करेगा ये मैं नहीं दिख रहा हूं, ये अगर इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखोगे तो डबल बॉन्ड 1 है तो 1 हुआ। अगर R में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको भी तुम काउंट करोगे, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं है बेटा, ये R अगर वैरी कर रहा है तुम्हारा, R मान लो R में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तुम काउंट करोगे। यदि सेचुरेटेड R ग्रुप है तो इसमें देखोगे तो एक पाई बॉन्ड तो 1, यहां पे 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, ठीक है। एमाइड हो गया, ईस्टर हो गया, ठीक है। एसिड हैलाइड हो गया, एसिड हैलाइड यानी RCOX, यहां पे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अगर उसी तरह हम बात करें अदर फंक्शनल ग्रुप की तो यहां पे
मान लो एसिड हैलाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? आर सी ओ सी ओ आर। एसिड एनहाइड्राइड कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे? तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, दो है, तो यही 2 हो जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक, उसी तरह मान लो एसिड हैलाइड हो गया, एमाइड हो गया, ईस्टर हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया। अब उसी तरह मान लो एमाइन हो गया, RNH2, RNH2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 हो गया। थायोल हो गया, तो RSH, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, तो R 0 हो गया। अब R वेरी करेगा तो मे भी हो सकता है। उसी तरह साइनाइड हो गया, मान लो साइनाइड, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 हो गया, 2 डबल बॉन्ड है। आइसोसाइनाइड हो गया, RNC डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रो ग्रुप हो गया, नाइट्रो एल्केन मान लो, तो RN डबल बॉन्ड O प्लस माइनस, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक डबल बॉन्ड है 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं या स्ट्रक्चर से हम निकाल सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे उतने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा, या जितने नंबर ऑफ रिंग होंगे तो एक रिंग 1 इक्विवेलेंट, यानी एक रिंग जो होगा उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये था क्या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में, यानी कि आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनेंगे वो कैलकुलेट कर सकते हो, आइसोमर बता सकते हो कि किस तरह का आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन होगा। ओके बेटा, अब हम मूव करेंगे, एल्कीन चैप्टर चल रहा है अनसैचुरेटेड में, तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन या नेमिंग ऑफ एल्कीन। हर चीज बताया हूं, नेमिंग भी मैं बता चुका हूं, बट एक बार थोड़ा बहुत रिवाइज कर दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा? कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो अब हम देखेंगे क्या? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। हेडिंग डालो, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करें तो क्या करते हैं? एक होता है कॉमन नेमिंग, और दूसरा होता है IUPAC नेमिंग। तो कॉमन नेमिंग की बात करोगे तो कॉमन नेमिंग में लिखते हैं एल्काइलिन, YLEN, यानी कि अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन का है, तो इथ लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे कॉमन नेम में इथाइलिन, इथाइलिन। उसी तरह मान लो यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको लिखेंगे प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन। उसी तरह अगर मान लो ब्यूटाइलिन है तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये ब्यूटाइलिन का पोजीशन चेंज कर सकते हो, यहां पे डबल बॉन्ड है तो यहां पे अगर डबल बॉन्ड है, तो यदि फर्स्ट कार्बन पे है तो इसको लिखोगे अल्फा ब्यूटाइलिन। क्या लिखोगे? अल्फा ब्यूटाइलिन, अल्फा ब्यूटाइलिन। ठीक है, उसी तरह अगर बात करो, अगर ये वाला है CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा कार्बन थे, तो इसको बोलेंगे बीटा ब्यूटाइलिन। क्या लिखोगे? बीटा ब्यूटाइलिन, बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक, अगर हम बोले आइसो ब्यूटाइलिन लिखना है तो आइसो ग्रुप लिखोगे CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आइसो ग्रुप होता है, यानी कि ये लिखोगे आइसो ब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन। तो इस तरह से हम कॉमन नेमिंग करते हैं। ठीक, कॉमन नेमिंग में हम क्या लिखते हैं? एल्काइलिन लिखते हैं। एल्काइलिन का मतलब कि जितने नंबर ऑफ कार्बन है, यानी इथ है तो इथाइलिन, प्रोप है प्रोपाइलिन। अब देखो ब्यूटाइलिन में पोजीशन चेंज हो सकता है, तो यदि फर्स्ट कार्बन पे है इसको बोलते हैं अल्फा ब्यूटाइलिन, सेकेंड कार्बन पे है तो बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक है, उसी तरह गामा होते जाएगा। यहाँ पे आइसो ब्यूटाइलिन, आइसो ग्रुप है CH3, सेकेंड ग्रुप पे क्या है? सेकेंड कार्बन पे हमने ब्रांचिंग कर दिया तो आइसो ग्रुप हो गया, तो आइसो ब्यूटाइलिन। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। अगर मान लो 5 कार्बन का है तो उसको बोलते हैं एमाइलिन। क्या बोलते हैं? एमाइलिन। यदि 5 कार्बन का है, यहां पे देखो ये है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है, तो इसको लिखते हैं, ये अल्फा कार्बन है तो इसको लिखेंगे अल्फा एमाइलिन। उसी तरह अगर सेकेंड पोजीशन पे आ गया यहां पे CH3 CH2 CH CH CH3, ये बीटा है, ये अल्फा, ये बीटा, तो इसको लिखोगे बीटा एमाइलिन। तो इस तरह से कॉमन नेमिंग का हम करते हैं। अगर हम बात करें IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेमिंग में एक ही सिस्टम है मेरे पास। अगर आपको आता है तो कर ले जाओगे, नहीं आता है तो नहीं कर ले जाओगे। क्या है सिस्टम? तो देखो क्या है। अगर हम बात करें IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम में हम बताए हैं क्या लिखते हैं बेटा? प्रीफिक्स लिखते हैं सबसे पहले, फिर हम क्या लिखते हैं? रूट वर्ड लिखते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड्स हो गया, फिर हम क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स क्या बताता है? सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, रूट वर्ड्स क्या बताता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, ये सब बताया हूं। पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्रेजेंस ऑफ क्या? पीसी, हम लिखते हैं पीसी शॉर्टकट में, प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं? ANE। अगर डबल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं? डबल बॉन्ड होगा तो क्या लिखते हैं? ENE, जो कि यहां का केस है। एल्कीन है तो डबल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स क्या लिखोगे? इन। यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लिखते हैं? ये सब याद होना चाहिए। अब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लिखोगे? आइन। और ये क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप, जो कि इसमें नहीं है। हम अगर एल्कीन की बात करेंगे, सिंपल एल्कीन की, तो वहां फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। अब देखो कैसे, जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल हम जो लिए हैं वो क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, पेरेंट चेन है हमारा, 1-2 कार्बन का है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन कितने हैं? 2, तो क्या लिखेंगे? इथ। प्राइमरी सफिक्स क्या है? डबल बॉन्ड है तो इन लिखोगे, तो डबल बॉन्ड है तो इन लिखोगे, तो क्या हो जाएगा? इथीन। कोई हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका जो क्या हो जाएगा? इथ,
ENE, इथीन। रूट वर्ड्स प्लस प्राइमरी सफिक्स इन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन होगा। उसी तरह क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का चेन प्रोप लिखते हैं, प्रोप प्लस इन, तो क्या लिखोगे, प्रोपीन, प्रोपीन। अगर हमारे पास ये है, मान लो CH3 CH2 CH2, अब यहां पे नंबरिंग करोगे, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो सकता है डबल बॉन्ड का, तो ये 1 2 3 4। अब क्या लिखोगे, ब्यूट, 4 कार्बन है, ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन। अगर डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा तो 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन। तो इस तरह से हम IUPAC नेमिंग करते हैं। अगर मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, ये CH3 C ट्रिपल डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, अब हमारा पेरेंट चेन 3 कार्बन का हो गया, 1 2 3 ये ले लो या 1 2 3 कोई भी पेरेंट चेन, यानी कि ये 1 2 3 3 कार्बन का चेन हुआ। अब हमारा ये जो पेरेंट चेन से ये जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स यानी मेथाइल लिखोगे, तो सबसे पहले इसका लोकेशन 2 मेथाइल, प्रीफिक्स हमने लिख दिया। रूट वर्ड्स कितने का है, 3 कार्बन का है, तो क्या लिखोगे, प्रोप, और 1 पोजीशन पे क्या है, सफिक्स इन है, 1 इन। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, यानी कि हम एल्कीन के केस में हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, IUPAC नेमिंग में हम इस तरह से सजा सकते हैं, यानी प्रीफिक्स दिया होगा तो रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स अगर दिया हो तो। ठीक, यानी सिंपल के केस में देखो तो रूट वर्ड्स है और प्राइमरी सफिक्स इन, रूट वर्ड्स प्राइमरी सफिक्स इन, यहाँ पे भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, और हम ऐसे कर सकते हैं इसका नेमिंग, IUPAC नेमिंग। ठीक है, तो अगर मान लो हमको ये कंपाउंड दिया है, ये है, तो क्या करोगे, सबसे पहले नंबरिंग करोगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये हमारा क्या है, ये मतलब कि मेथाइल ग्रुप है, यानी Me ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, तो क्या 4 पोजीशन पे है, तो 4 मेथाइल और कितने कार्बन का चैन है, ये सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए। कितने कार्बन का चैन है, 5 कार्बन का चैन है, तो क्या लिखोगे, पेंट। ठीक, और देख रहे हो 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, 1 3 डाई इन, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, पेंट 1 3 डाई इन। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं, और इस पर पूरा नोमेनक्लेचर का लेक्चर है मेरा, ठीक, जो आपको हमने पढ़ाया है, आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये है IUPAC नेमिंग का तरीका। कोई भी टॉपिक मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, ताकि आपको क्या, एक आता है इसी में एल्केनाइल ग्रुप, एल्केनाइल ग्रुप, ठीक है। द ग्रुप obtained from removal of one hydrogen atom from एल्कीन, यानी एल्कीन से जो ग्रुप एल्कीन है उससे एक हाइड्रोजन ग्रुप हटाते हैं तो क्या बनता है, एल्केनाइल ग्रुप। ठीक है, अब जैसे हमारे पास मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इथीन है। ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंसी खाली हो गई तो इसको बोलेंगे इथेनाइल।
ठीक, और इसी क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप, किसमें, कॉमन नेम में। उसी तरह अगर हमारे पास मान लो ये है CH2CH CH3, ठीक। अगर हम इस हाइड्रोजन का, इस कार्बन के हाइड्रोजन का हाइड्रोजन रिमूव करते हैं CH2, ठीक है, इसको वो, ये क्या है, प्रोपीन है, ठीक है, तो प्रोपेनाइल हो जाएगा, ये प्रोपीन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनाइल, और इसी को बोलते हैं क्या, एलाइल ग्रुप। तो इस तरह से हम एल्केनाइल और एल प्रोपाइल ग्रुप या एलाइल ग्रुप को लिखते हैं। अब हम आएंगे आइसोमेरिज्म पे, आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, ठीक। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन की अगर बात करोगे तो क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करो, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो अगर तुम देखोगे तो क्या होता है, चैन होता है। सबसे पहले हम बात करें पोजीशन आइसोमर की, फिर क्या होता है, चैन आइसोमर की, ठीक, फिर क्या होता है, रिंग चैन आइसोमर, रिंग चैन आइसोमर, फिर क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म। ये सब रिवाइज्ड हो रहा है तुम्हारा। फिर ये फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, तो ये है फंक्शनल आइसोमर, और एक लास्ट जो होता है वो टाटोमर। तो हमको इसमें देखोगे, एल्कीन के केस में देखोगे